मीडिया साक्षरता अभियान क्या कोरोना और वैक्सीन नमस्कार रांची। विश्वास न्यूज की इस वेबिनार में मैं अमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जागरण न्यू मीडिया जागरण समूह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है और विश्वास न्यूज इस परिवार का फैक्ट चेकिंग विंग जो प्रतिबद्ध है सच की पड़ताल के लिए। हम IFCN यानी कि इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से सर्टिफाइड है और हिंदी और अंग्रेजी समेत 12 भाषाओं में फैक्ट चेक करने वाले प्रमुख मीडिया समूह है। सच के साथी कैंपेन के तहत हम पहले भी 2 बार देश के अलग अलग शहरों तक पहुंच चुके हैं, जहां हमने लोकसभा चुनावों और कोविड पैंडेमिक पर आप लोगों से बात की थी। मौजूदा समय में देशवासियों ने कोरोना से डटकर मुकाबला किया, लेकिन फेक न्यूज से भी उतना ही डटकर मुकाबला जरूरी है, क्योंकि कोरोना जितनी ही घातक है उससे जुड़ी भ्रामक और गलत खबरें। वैक्सीन का हम सभी को इंतजार था, वैक्सीन आ भी गई है, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर कुछ भ्रम, कुछ अफवाहें, कुछ गलत जानकारियां भी शेयर होने लगी है। लिहाजा हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन्हीं भ्रमों को दूर करने और फैक्ट आपके सामने रखने के लिए हाजिर हैं। जागरण न्यू मीडिया के मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत आज की ये वेबिनार IFCN के वैक्सीन ग्रांट प्रोग्राम के तहत हो रही है। ये इस स्पेल में हमारी 19वीं वेबिनार है। अगर आपको किसी को भी कोई सवाल पूछना है, हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स, हमारे इन्फ्लुएंसर और साथ ही साथ हमारे फैक्ट चेकर यहाँ अगले 1 घंटे आपसे मुखातिब होने वाले हैं। आपका कोई सवाल हो, आप क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट में या फिर चैट मैसेज पे आप सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब दें। हम हमारी वेबिनार्स में देश के जाने माने मेहमानों को, मेडिकल एक्सपर्ट्स को आपसे रूबरू कराते आए हैं। आज भी इसी कड़ी में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर संजय कुमार सर का। आप सीनियर सर्जन हैं स्पाइन एंड न्यूरो के और वाइस चेयरमैन हैं मेडिका हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत संजय जी आपका। मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता का भी स्वागत करूंगा। विवेक जी हमसे जुड़ेंगे। आप दयानंद मेडिकल कॉलेज से हैं विवेक गुप्ता जी, और कोविड एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा हमसे जुड़ चुके हैं। आप VC हैं झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के। मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं हमारी आज की फैक्ट चेकर टीम से आपको रूबरू कराना चाहूंगा। आज की इस वेबिनार में मेरे अलावा अमीश राय, उमम नूर आपसे मुखातिब होंगे। आशीष महर्षि प्रेजेंटेशन डेस्क संभाल रहे हैं। रांची के एडिटर शशि शेखर जी भी हमसे मुखातिब होंगे। इस तमाम भूमिका के बाद एक बहुत अहम और जरूरी बात आप सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, वेबिनार के अंत में हम आपको एक लिंक शेयर करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप आज की वेबिनार में की गई बातों का सार एक PDF के तौर पर देख सकेंगे। ये PDF आपको आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों से जुड़े WhatsApp ग्रुप में शेयर करने हैं। वेबिनार के सर्टिफिकेट के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। देखिए, हम आप सभी को फैक्ट चेक चैंप के रूप में देखते हैं, इसलिए आपसे हम ये उम्मीदें करते हैं ताकि ये जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। फेक न्यूज को रोकने में ये बहुत कारगर है। कुछ खास उपहार भी हमने आप लोगों के लिए प्लान किए हैं, उसके बारे में वेबिनार के अंत में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वेबिनार। मैं आमंत्रित करूंगा मेरे फैक्ट चेकर साथी अमीश राय को। अमीश जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। आपने वेबिनार के बारे में संक्षिप्त रूप से बहुत बेहद अहम जानकारी दी, जिससे हम इस वेबिनार को अब शुरू करेंगे। मैं एक बार फिर अपने सभी सम्मानित जो मेहमान हैं उनका स्वागत करता हूं, और साथ ही सभी दर्शकों का जो इस वेबिनार के लिए जिन्होंने समय निकाला, आप सबका स्वागत है। हम अगले 1 घंटे तक आपको कोरोना वायरस और इससे जुड़ी जो कोरोना की वैक्सीनेशन है इसके बारे में बात करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि जो एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, ये राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात एक्सपर्ट पैनल है, और इनकी एक्सपर्टीज से हम ये कोशिश करेंगे कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कोरोना को लेकर उनके मन में जो भ्रम है, कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर जो भ्रम है, उसको हम दूर कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना मतलब नोवल कोरोना वायरस के बारे में। ये जानकारियां, ऐसी जानकारियां जो पिछले 1 साल से अधिक समय से हम सभी लोग सुन रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना कि बार बार जब सुनते रहने से हम लोग थोड़ा सचेत रहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा था कि केसेस तो कोरोना के कम हुए हैं, लेकिन जो ही केसेस कम हुए हैं, पब्लिक प्लेसेस पर लोगों ने भीड़ जुटानी शुरू कर दी है। कोरोना के जो ख्याल रखने थे हमें, सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क के,
सैनिटाइजेशन के उसके ख्याल नहीं रखे जा रहे हैं और लोग टूरिज्म पर निकल चुके हैं, जो बेहद घातक साबित हो सकता है। और सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया है और बार बार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि अभी अपने गार्ड्स को लो करने का समय नहीं आया है, अभी काफी बेहद अहम समय है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि नोवल कोरोना वायरस को सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 नाम दिया गया है। इसके संक्रमण का जो पहला मामला था वो चीन के हुबई प्रोविंस के वुहान शहर में सामने आया था। WHO ने 11 मार्च 2020 को इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था। हम आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 संक्रमण के लक्षण। हमारे साथ डॉक्टर संजय सर जुड़े हैं। डॉक्टर संजय सर प्रख्यात सीनियर स्पाइन एंड न्यूरो सर्जन हैं। डॉक्टर संजय सर, आप हमें सुन पा रहे हैं ना? आप म्यूट पर हैं सर, अनम्यूट जी। सर, कोविड-19 संक्रमण के लक्षण के बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी जानकारी है जो कई बार लोगों तक आ चुकी है, लेकिन हम चाहेंगे कि इस आप ही के जरिए कोविड-19 को लेकर जो बात की शुरुआत की जाए। आप एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, तो अभी सर जैसा हमने पिछले दिनों देखा कि कोरोना के केसेस तो कुछ कम हुए, लेकिन फिर भी इतनी संख्या आ रही है कि जो आने वाले समय में घातक साबित हो सकती है। तो ऐसे कौन से लक्षण है सर जो लोगों को ध्यान में रखने चाहिए और अभी किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए? इस सवाल से हम शुरुआत करते हैं सर। ये आपने बहुत ही अच्छे सवाल से शुरुआत की है। अभी तक जो भी जानकारी हमें टेलीविजन से, न्यूज मीडिया के द्वारा या फिर आपस में जो डिस्कशंस हैं या गवर्नमेंट के जो भी प्रचार के तरीके हैं, उसमें एक ही चीज सामने आ रही थी कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है मतलब आपको ऑक्सीजन की कमी होगी, और पूरा देश ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये इसी पे हमारा पिछला जो सेकेंड वेव जो खत्म हो रहा है इसमें ऑक्सीजनेशन की बात होती आ रही थी। हम लोग एक ILI बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स, राइट। फ्लू, कॉमन फ्लू जो होता है, ये उसी तरह से शुरुआत तो उसी तरह से हुआ था, बट इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो नॉर्मल नाक से पानी आता था शुरू वाले फर्स्ट फेज में नहीं था। सेकेंड फेज में जब बातें आई तो हुआ कि आपको बुखार सबसे ज्यादा है। तो किसी भी पेशेंट को अगर हाई फीवर, फर्स्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम अगर हाई फीवर है और आपको बहुत ज्यादा गले में खराश नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हाई फीवर है, ये बॉडी एक बहुत ज्यादा था, तो आम लोगों के बीच में यही थी कि हाई फीवर, बॉडी एक, अगर ये दो बातें हुई तो शायद कोविड हो सकता है, टेस्ट करा लो, और नहीं तो सडनली बहुत लोग जैसे हम लोग इसको मतलब साइलेंट प्रेजेंटेशन होता था लोगों का कि ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम होती थी और लोग अचानक कोलैप्स कर जाते थे। तो हुआ कि आप जो पल्स ऑक्सीमीटर घर में रखें और रेगुलरली चेक करते रहें, तो ऑक्सीजन का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। इसी 3 चीजों पे केंद्रित थी हमारी सारी जानकारी या प्रिकॉशन लेने का जो तरीका था, या अस्पतालों में जो तैयारी थी सरकार की या प्राइवेट की बात। बट बाद में क्या हुआ कि इसकी प्रेजेंटेशंस चेंज होने लगी। अब या तो आप वेरिएंट्स बोलिए, जो वेरिएंट्स की बात कर रहे हैं अभी, जैसे आप सुन रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट, तो ये म्यूटेशंस वायरस में होते आ रहे थे। फर्स्ट फेज में जो सिम्टम्स थे वो सेकंड फेज में नहीं थे। सेकंड फेज में किसी को तैयार होने का मौका नहीं दिया, और शायद सरकार के लेवल पे और समाज के लेवल पे हम लोगों ने ये समझ लिया था कि शायद अब कोरोना खत्म हो गया। और ये एक जो मैं इसको कैसे बोलूं कि लोगों ने नारा दिया कि हमने कोरोना को जीत लिया, ये पॉलिटिकल नारा की तरह ज्यादा था कि हमने कोरोना को जीत लिया। एक अननोन दुश्मन से आप खुद से डिक्लेयर कर दे कि हम जीत गए, ये नहीं है। तो सेकेंड वेव में जब भी बातें आई, जो ऑक्सीजन वाली बातें आई, अब इसके बाद अभी सेकेंड वेव के लास्ट में जो अभी आप देख रहे हो ग्राफ डाउन हो रहा है, अभी प्रेजेंटेशन बहुत लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस की जो ब्लैक फंगस की बात है वो कॉम्प्लिकेशंस के रूप में कहा जा रहा है कि कॉम्प्लिकेशन स्टेरॉइड की और डायबिटीज की और सब चीजों। लेकिन अभी ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं, इस बात को मैं एक्चुअली ये दोनों फर्स्ट वेव सेकेंड वेव के बाद जब ये मैं सेकेंड वेव के लास्ट में ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं और कॉमन प्रेजेंटेशन हैं, और लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि लोग सिर्फ डायरिया लेके आ रहे हैं, बुखार भी नहीं है, सिर्फ डायरिया।
तो ये मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ कि वायरस किसी भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन को ही अटैक करता है। कुछ दिनों पहले हमने किडनी के अंदर फंगस बोल देखा जी। और वो पस की तरह था और पस को ड्रेन किया गया। नॉर्मल जो आज तक जमाने से पस चले आ रहे हैं, जब उसकी जांच हुई तो फंगस निकला। तो ये तो बहुत ही डरावना है कि अभी किसी भी प्रकार के प्रेजेंटेशंस को लेके कोरोना वायरस आ सकता है और ये तो हमें पता ही नहीं है कि जो वेरिएंट्स की प्रेजेंटेशन क्या होगी। डेल्टा वेरिएंट जो है दूसरे देशों में 30 वर्ल्ड के 30 देशों में आ चुका है। हमारे देश में भी साउथ इंडिया की तरफ ज्यादा है, वेस्ट में ज्यादा है। लेकिन इसके प्रेजेंटेशन से तब हमारे और आपके बीच में आएंगे जब इनको ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स अपनी डेटा पेश करके उसे फिर केंद्रीय स्तर पे उसको जब कोरिलेट किया जाएगा और तब फिर बताई जाएगी। लेकिन जब तक गाइडलाइंस आती है तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। इसलिए हमें सतर्क इस बात से रहना है कि जागरूक रहें कि जहां कहीं भी कुछ हो रहा है, नई सिम्टम्स आ रही है, डॉक्टर्स को भी अपने आप को अपग्रेड करना होगा। और ये नई चीज है, इसलिए कोई फिक्स्ड गाइडलाइन ना हमारे देश में बन पा रही है ना विदेशों से आ रही है। हाँ, एक चीज फर्स्ट फेज में जरूर हुआ था कि पहले विदेशों में समस्या आई तो हमारे देश में सारे सिम्टम्स और चीजें हो गई। ट्रीटमेंट के फर्स्ट फेज में हम थोड़ा फेल किए मेडिकल साइंस, क्योंकि हम दूसरे को डेटा ले रहे थे। बट इंडियन पॉपुलेशन थोड़ा डिफरेंट काइंड है। बट लास्ट अभी सेकेंड वेव तक आते आते, और अब तो आपने देखा कि रेमडेसिविर आउट हो गया, प्लाज्मा थेरेपी आउट हो गई और ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके लिए कि मारामारी पूरे देश में हुई और बहुत तरह की परेशानी, कालाबाजारी सब हुआ। लेकिन ये ऐसी चीज थी कि जिससे आपको लड़ना था और जो जो चीजें सामने आ रही थी आप उसको हथियार की तरह इस्तेमाल करना था। किस हथियार से आप जीते और किससे हारे ये तो पता नहीं चला। बट आज आपने जो ये कार्यक्रम रखा है और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट हथियार जो मैं बोलूंगा आज की तारीख को, वो है जागरूकता, जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे सवाल लेंगे। जो सर ने जो जानकारी दी उसे संक्षिप्त में अगर मैं अपने दर्शकों को संक्षिप्तीकरण में बताना चाहूँ तो वो बेसिकली सर ये कहना चाह रहे हैं कि कोरोना एक अदृश्य दुश्मन है हमारा, जो किस फॉर्म में आके और कब आप पर अटैक कर दे और उसके संक्रमण का नतीजा शरीर पर किस तरीके का पड़े, इसको लेकर अभी भी कोई मतलब दावा नहीं किया जा सकता। नई नई चीजें आ रही हैं, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो जो सबसे अहम पहलू है कि हमें जागरूक रहना है, हमें मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 के संक्रमण से बचने के कुछ उपाय, जिसके बारे में हम अभी आपको बता रहे हैं कि हाथों को साफ रखिए, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए या फिर साबुन पानी से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को साफ करिए। बार बार नाक, आंख, मुंह छूने की जो टेंडेंसी है इसको छोड़िए, इसको भूल जाइए। और जब आप खांसते छींकते हैं तो या तो नाक को अपने रुमाल से ढकिए, या अगर वहां पर रुमाल नहीं है, टिश्यू पेपर नहीं है, तो अपने कोहनी से अपने हाथ से नाक को ढकने और नाक और मुंह को ढकने का प्रयास कीजिए। पब्लिक प्लेस की जो चीजें हैं, जिन चीजों को ज्यादा लोग छू रहे हैं, उन्हें छूने से बचिए। हम आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी मेडिकल सहायता की जरूरत कब? जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसके कोरोना के जो लक्षण हैं वो तमाम अलग अलग प्रकार के लक्षण हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे लक्षण हैं जो मान लीजिए आपके शरीर में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोरोना संक्रमित हो गए हैं, टेस्ट में रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ चुका है, और फिर ऐसे लक्षण जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही है, सीने में लगातार दर्द या दबाव की स्थिति है, भ्रम की स्थिति है, आप कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं, जगह रहने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, त्वचा के रंग आपके बदल रहे हैं, जैसे होठों या नेल ब्लेड जो है आपकी नेल बेड जो है उनका रंग चेंज हो रहा है, ऐसी स्थिति को गंभीर लक्षण के तौर पर जो हमने जो एक्सपर्ट डॉक्टर से बात की वो इसे गंभीर लक्षण मान रहे हैं। और संभव है कि ये जो जिन लक्षणों की मैंने बात की वो यहाँ पर वही गंभीर लक्षण केवल ना हो, और भी ऐसे लक्षण हो जो गंभीर लक्षण, जैसे डॉक्टर साहब डायरिया की बात कर रहे थे, हो सकता है सर्टेन पॉइंट के बाद डायरिया एक गंभीर रूप ले ले। तो आपको जब अनइजीनेस फील हो रहा है तो आपको एक्सपर्ट डॉक्टर से संपर्क करना है। आगे बढ़ते हैं हम। इससे पहले हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र सर। प्रोफेसर मिश्र सर झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन पा रहे हैं, बताएं। प्रोफेसर साहब आप बीएचयू से भी जुड़े हुए हैं, मैं भी बीएचयू का छात्र रहा हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में सर।
और मैं सर, आप लोग एक पब्लिक फिगर हैं, एक बड़े संस्थान को लीड करते हैं सर। कोरोना के बारे में हम लोग का भी प्रयास इस वेबिनार के माध्यम से यही है कि जागरूकता फैलाएं। सर, आप अपनी यूनिवर्सिटी में, चूंकि आपके साथ तो यूथ जनरेशन जुड़ी हुई है, और यूथ को कैसे, मतलब उनकी शिक्षा दीक्षा भी प्रभावित हुई है। पिछले दिनों लॉकडाउन लगातार रहा, तो ऑनलाइन क्लासेस चली, तो ये सारी व्यापक चुनौतियों के बीच आप लोग कैसे अवेयर कर रहे हैं? और चूंकि हमारा ये ड्राइव कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर है, तो क्या वैक्सीनेशन को लेकर आप लोग की तरफ से भी संस्थानों में कुछ इस तरह का जागरूकता का कैंपेन चलाया गया है, या आपका संदेश क्या है सर इन सारे मामलों को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद अमीश जी, मुझे मौका देने के लिए, आज इस अपनी बात रखने के लिए। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, बायोटेक्नोलॉजी के फ्रंट में काम करता हूँ, तो कोरोना भी समझता हूँ, बैक्टीरिया भी समझता हूँ, वायरस भी समझता हूँ, उसके म्यूटेशन भी समझता हूँ, कैसे बचना है वो भी समझता हूँ। तो अभी जो प्रश्न मुझसे किया गया, तो शुरुआत वही करूंगा। सारे यूथ हमारे साथ हैं, और सबसे बड़ी विडंबना इस देश की है कि सारी एक्टिविटी शुरू हो गई, लेकिन शिक्षा सबसे अंत में है, उसका प्रेफरेंस सबसे लास्ट में है। वही लड़के घूमने माँ बाप के साथ हिल स्टेशन जा रहे हैं, वही लड़के बाजार में जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन शिक्षा हम लास्ट में रखते हैं। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम लोग का जो प्रयास है कि हम सबको जागरूक करें कि जो सबसे पहले आपने बताया कि जब किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ना है तो मेरी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और जो सबसे सस्ती तैयारी होती है, जब युद्ध में कोई सैनिक जाता है तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है, बख्तरबंद पहनता है, कर्ण भी कवच और कुंडल पहने हुए थे, और जब कवच उतारा गया तो उनकी मृत्यु होती है। तो कहने का मतलब फिजिकली हमें अपने को सेफगार्ड करना है, और उसके लिए तरह तरह के तरीके हैं। आप हाथ धोइए, मास्क लगाइए, भीड़ में न जाइए, ये सबको सिखाया जा रहा है बार बार। लेकिन जो सबसे बड़ा जो चुनौती है कि हम अंदर से कैसे स्वस्थ हों, और अंदर से जब इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमें ईटिंग हैबिट, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये यूथ्स में डालना होगा। जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो हमें अपने यूथ में लाना होगा, और इसके लिए रेडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को जुड़ के, वेबिनार्स के माध्यम से, हम तो हमेशा कहते रहते हैं कि हमें कम से कम 3 फ्रंट पे तैयारी करनी है। पहला फ्रंट, कहीं भी पब्लिक प्लेस में अनगार्डेड नहीं जाना है, कोई भी चीज ऐसी छूनी नहीं है जिसको बार बार लोग छू रहे हैं। अगर आपको छूना मजबूरी है तो आप अपने को स्टरलाइज करिए, और स्टरलाइजेशन के जितने माध्यम, जो कोविड का जो पहला दौर चला था, तो मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है, मैं IIT BHU में वहां के इंक्यूबेटर का हेड भी रहा हूं, तो जितने तरह के प्रोडक्ट थे सबसे पहले मैं लेके आया। यहाँ तक कि जो टेस्टिंग के लिए जो चाहिए बूथ, वो भी मैंने बना के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल को दिया। तो हम लोग जागरूक रहे हैं शुरू से, और जागरूकता के दूसरे माध्यम में ये है बच्चों को बार बार समझाना कैसे खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, कैसे खाने पर ध्यान देंगे, क्या खाना है, क्या आयुर्वेद का भी पार्ट है जो पढ़ा है उसके बारे में भी जानना है। जो दादी नानी की कहानियां थी, जड़ी बूटियां थी, उनका भी समय आया कि हमें समझना पड़ेगा। गिलो जैसी चीजों का इंपॉर्टेंस बढ़ा, तो उसको भी करना है। और सबसे बड़ी बात, 1 महीने पहले अगर हम लोग मिले होते तो हम कहते वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत स्लो था। हमारे पास शायद कोविशील्ड था, वो वैक्सीन भी उतना ज्यादा प्रमाणित नहीं था, लेकिन हमारे पास अब फाइजर के भी आ गए, स्पुतनिक भी आ गए, और हमारे सरकार ने जो जबरदस्त तैयारी की, जहां हम लोग 5 लाख 10 लाख लोगों को रोज इम्यूनाइज कर रहे थे, वैक्सीनेशन दे रहे थे, वहां हम 1 करोड़ तक पहुंचे। हमारी चिंता होती थी जून में कि क्या हम दिसंबर तक 60% लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे, लेकिन हम कॉन्फिडेंटली कह पा रहे हैं कि हम कर पाएंगे। तो कहने का मतलब सरकार अपना काम कर रही है, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग अपना काम कर रहे हैं। तो पढ़े लिखे लोगों को दूसरी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, केवल खुद को वैक्सीनेट नहीं करना है, बल्कि अपने आसपास जो लोग हैं, आपके अपने परिवार वाले हों, आपके अपने गांव वाले हों, आपके अपने मोहल्ले वाले हों, आपके अपने संस्था वाले हों, आपको सबको बताना है कि आपको पहले अगर इस परिस्थिति से बाहर आना है और देश को बाहर लाना है, क्योंकि केवल हमारे वैक्सीनेट होने से नहीं होगा। जब तक एक फिक्स्ड पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती, तब तक कोरोना पर फाइनल विजय नहीं होगी, क्योंकि उसके म्यूटेशन को हम तभी खत्म कर पाएंगे जब जितना जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अगेंस्ट इम्यून हो जाएं, तो अटैक नहीं कर पाएगी। तो बहुत सा काम करना है, और लोग कर रहे हैं। जहां तक गाँव में भ्रांतियां हैं, कुछ सेक्शंस में भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को हम लोग दूर करें, सब लोग मिलकर दूर करें। पता नहीं न्यूज मीडिया में भी कुछ ऐसे नेगेटिव न्यूज आते हैं, वो चम्मच चिपका के दिखा रहे हैं, क्या क्या करके दिखा रहे हैं। इस तरह की न्यूज को थोड़ा रोकना होगा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसको नहीं समझ में आ रहा है समझाएं। कुछ लोग गलती से वैक्सीन लेने के बाद जिनकी डेथ हो गई, उसको भी इतना ब्लोन अप किया गया कि लोग क्या यार
बिहार में, यूपी में और झारखंड के कोने कोने में तो कई जगह ये बात हो गई कि वैक्सीन लेने पर लोग मर जा रहे हैं। तो जो ये फेक न्यूज है उसको रोकना होगा, खुद को तैयार करना होगा, दूसरे को एडुकेट करना होगा। लेकिन फिर भी वही, जब हवाई जहाज में आप ट्रैवल करते हो तो कहता है ना, जब ऑक्सीजन का लेवल लो हो तो पहले अपने मास्क लगाइए, फिर पड़ोसी को लगाइए। तो इसलिए हमें खुद को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए वैक्सीनेट करना होगा और सारे प्रिकॉशंस फॉलो करना होगा, फिर जाके दूसरों को जागरूक करना होगा। और इस तरह हम जल्दी से जल्दी कोरोना की अगेंस्ट एक सॉलिड इम्यूनिटी डेवलप कर पाएंगे और इसके म्यूटेशन को शायद रोक पाएंगे। अदरवाइज नए नए म्यूटेशन आएंगे, इफिकेसी वैक्सीन की कम होगी, तो हम फिर ट्राई करेंगे नया वैक्सीन लाने में, यात्रा लंबी होगी। तो यात्रा को छोटा करने के लिए हम सबको साथ आना होगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बेहद अहम बात कही। और जिन जिन फेक न्यूज के बारे में आप बात कर रहे थे सर, मैं संक्षिप्त में बताऊं कि हमारा विश्वास न्यूज उन्हीं फेक न्यूज को डिबंक करता है। और जिन दो उदाहरणों की आपने चर्चा की, वो दोनों उदाहरण हमने डिबंक किए हैं, जिसमें कोविड वैक्सीनेशन के बाद मृत्यु का दावा किया जा रहा था या फिर चम्मच और स्टील की चीजें को चिपकाया जा रहा था। हमारी पूरी कोशिश इस अभियान के द्वारा सर दो ही है, एक कोविड वैक्सीनेशन के बारे में जो भ्रम फैला है उसे दूर करना लोगों का, और दूसरा हम ये तरीका भी लोगों को बताएंगे आने वाले इस वेबिनार के अंतिम पड़ाव पर कि कैसे फेक न्यूज से आपको बचना है। हम लोगों को एक फैक्ट चेक बना रहे हैं सर, बेसिकली उनको ट्रेन कर रहे हैं कि वो कैसे फेक न्यूज से बच सकते हैं। तो हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं सर, आपकी बात को। कोविड-19 वायरस म्यूटेशन वाली स्लाइड अभी आपके सामने दिख रही है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर विवेक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विवेक गुप्ता सर। डॉक्टर विवेक सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और जैसा कि बहुत ही विस्तार से डिस्कशन चल रहा है, तो इसमें ऐड करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि म्यूटेशन वाले वायरस पर कोविड वैक्सीन का असर नहीं होता है। ये गलतफहमी है और हमें इस चीज को बहुत ही सिग्निफिकेंटली रोकने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम वैक्सीन की बात करें तो कोई भी वैक्सीन प्रोडक्शन वायरस के किसी भी कंपोनेंट से होता है, लाइव एट्यूनेटेड हो सकता है या डेड वायरस से हो सकता है। तो अगर कोई भी म्यूटेशन होता है वो एक सिंगल जीनोमिक सीक्वेंस का होगा या एक प्रोटीन का वेरिएशन होगा, लेकिन किसी भी वायरस के किसी भी म्यूटेशन के बावजूद सभी वैक्सीन इफेक्टिव होंगी। हाँ, उनकी एफिकेसी थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है लेकिन इफेक्टिव रहेगी। और वैक्सीन लगाने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है डिजीज की सीवियरिटी को कम करना। अगर आपने वैक्सीन लगाई है, ऐसा नहीं है कि आपको कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि वैक्सीनेशन के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन, मतलब हैंड वॉशिंग, या तो आप सैनिटाइजर यूज करिए या साबुन और पानी से बार बार हाथ धोइए, खास करके जब आपने कोई भी सरफेस छुआ है या कहीं बाहर से आप वापस आ रहे हैं। तो आपको, लेकिन इन्फेक्शन इतना घातक हो सकता है आपके लिए, कोई भी वैक्सीन लेने के बाद इसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है। तो अगर आप सीवियर फॉर्म के इन्फेक्शन से ग्रसित हो सकते थे तो वो माइल्ड फॉर्म में आ जाए। तो ये वैक्सीन लेने का सबसे बड़ा फायदा है और ये किसी भी वेरिएंट के लिए अच्छी हद तक प्रोटेक्टिव रहेगी, इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो ये सोचना गलत है कि ये वेरिएंट चेंज हो गया तो ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगी। वैक्सीन जरूर इफेक्टिव होगी, हाँ इंटेंसिव हो सकता है, इफेक्टिवनेस अगर पहले 70% थी तो 65% हो जाए, लेकिन इफेक्टिव जरूर रहेगी। तो इस चीज को हमें बहुत ही प्रमुखता के साथ लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। जी सर, डॉक्टर विवेक सर ने एक बहुत अहम बात बताई जो स्क्रीन पर हम आपको बताने जा रहे थे, और ये अच्छी बात है कि हम वो ये सारी बातें एक्सपर्ट पैनल के जरिए आपको बता रहे हैं। डॉक्टर साहब लोग अपने अपने फील्ड के महारथी हैं, और अगर वो ये बात कह रहे हैं कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो इसके म्यूटेशन पर कारगर है, तो यकीन मानिए ये वैक्सीन कारगर है। और कोविड से बचने का एकमात्र जो तरीका है वो जैसे प्रोफेसर साहब ने भी हमें बताया कि जब तक एक बड़ी आबादी वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती है तब तक हम इस खतरे से नहीं बच पाए। जैसा अभी बात चल रही थी कि वैक्सीन कौन कौन सी हमारे पास उपलब्ध है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 3 वैक्सीन अभी हमें मिल रही है। चौथे वैक्सीन भी इंट्रोड्यूस होने जा रही है। अन्य वैक्सीन भी आएंगी आने वाले समय में, उनको लेकर अंतिम चरण में प्रक्रियाएं चल रही हैं। ये तीनों वैक्सीन, अक्सर हमारे पास सवाल आते हैं, डॉक्टर संजय सर हम आपके पास आना चाहेंगे। अक्सर पाठकों के सवाल रहते हैं या दर्शकों के सवाल रहते हैं कि कौन सी वैक्सीन ज्यादा अच्छी है, ये वैक्सीन लगवा लेते हैं, ये वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, इस तरह के भी भ्रम फैले रहते हैं।
हम बार बार यही अपील करते हैं लोगों से कि जो वैक्सीन आपको उपलब्ध है सबसे पहले आप उसे लगाइए। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे सर कि इस तरह के भ्रम में लोग कैसे ना उलझें और क्या करें ऐसी स्थिति में। आपने जो सवाल हमसे पूछा है उसका जवाब आपने दे दिया। हाँ सर, लेकिन हम एक डॉक्टर के नाते हम चाहेंगे कि आपकी बात लोग ज्यादा मानेंगे। डॉक्टर से ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी हम सभी लोगों को, जैसे कि प्रदीप जी ने कहा कि हम सब लोगों को जल्दी से जल्दी इस टारगेट को अचीव करना है। इसलिए जो वैक्सीन आपको मिल जा रही हो, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड फर्स्ट। जो वैक्सीन आपको मिल जा रही है वो आप ले लीजिए, इस भ्रम में ना पड़े। ये जरूर हो रहा है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये वाली आएगी तब लेंगे, नेजल ड्रॉप वाली आएंगे तब लेंगे। जब लेंगे तब लेंगे, लेकिन अभी अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। डॉक्टर प्रदीप ने कहा कि अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि अगर आपके आसपास के लोग जो हैं, आप उन्हीं लोगों का अपने सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हर एक आदमी अपने आसपास दिनचर्या में आसपास जितने लोगों के साथ काम करते हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपका ड्राइवर अनवैक्सीनेटेड है, आपके लिए थ्रेट हो सकता है। तो आप लीजिए, अपने परिवार को दीजिए और अपने आसपास जो नजदीक नियर एंड डियर है सबको दिलवाइए। और हम इधर उधर की बातें जो कर रहे हैं, अभी हम इस चीज से न निकले मानसिकता से कि सब कुछ ठीक हो गया। अभी तो डरना जरूरी है। लोगों से बातचीत पूछे कि तुमने वैक्सीन लिया क्या, नहीं क्यों लिया, क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन सब लोगों के पास एक ही प्रॉब्लम है, वैक्सीन के प्रति जागरूकता की कमी डिफरेंट लेवल ऑफ सोसाइटीज में चल रही है। लेकिन जहां पे लोग जागरूक है, लेना चाह रहे हैं, वहां पे रियल प्रॉब्लम सप्लाई की है। गवर्नमेंट वैक्सीन सप्लाई नहीं कर पा रही है और कुछ कुछ राज्यों में वेस्टेज की है। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे जहां पे सप्लाई की प्रॉब्लम से बढ़ानी होगी, जहां रीच की है। जो एक बात आपको बताऊं, अगर कोई बहुत सुदूर गांव में रह रहा है तो शायद वो ज्यादा प्रोटेक्टेड है कि हम जैसे लोग जो अर्बन एरिया में रहते हैं, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, हाई डेंसिटी सिटी में रहते हैं, हम उनको इन्फेक्ट करने वहां नहीं जा रहे। तो सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हाई डेंसिटी पॉपुलेशन वाले सिटीज, अर्बन एरिया से सेमी अर्बन एरिया में करना होगा। और जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है उस पर तो चलो ठीक है, रेस्ट्रिक्शन, लॉकडाउन की रेस्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन, इस बीच में ओपनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। लेकिन सबसे पहले वैक्सीनेशन के टारगेट को अचीव करनी पड़ेगी। इसलिए अभी जो वैक्सीन मिल रही है उसको ले ले। डॉक्टर से जरूर पूछ लें, अगर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस है, थायराइड है, जो भी प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर से एक बार जरूर पूछ लें कि कौन सी बेटर है। और खास करके जो अभी एक मेडिकली बोले तो जो ब्लड क्लॉटिंग की बातें आई थी कि पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट हो जा रही है, थ्रोम्बोजेनिक है, एंजियोजेनिक है ये वायरस। और जो वैक्सीन है ये भी उसी प्रकार से काम करता है और आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बॉडी को चैलेंज करता है। तो ऐसे सिचुएशंस में जो मल्टीपल डिजीजेज वाले पेशेंट हैं, जो हमको कोमॉर्बिड कंडीशंस हम बोलते हैं, अपने डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह लें। बट हमने अमूमन देखा है, हमसे जो भी हमारे पेशेंट पूछ रहे हैं, मुझे कोई ऐसा कारण नजर नहीं आया जिसे मैंने कहा हो अभी तक कि न रुक जाओ, वैक्सीन मत लेना। एक ही कंडीशन में आपको वैक्सीन नहीं लेनी है, जब आपको हाल में कोविड हुआ हो, 10 दिन पहले आप रिकवर कर गए हैं, तो अब वैक्सीन लेना है क्या। लोग जागरूक हैं, लोग चाहते हैं लेना, बट वहां पे जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, जो अभी तक एक्सपीरियंस बता रही है कि जो भी गाइडलाइंस अलग अलग वैक्सीन में अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ डेज बताया गया है। ये भ्रम मीडिया ने भी फैलाया था कि वैक्सीन नहीं है इसलिए गवर्नमेंट ने 84 दिन कर दिया। यूरोप में तो पहले से ज्यादा नंबर ऑफ डेज का गैप था जी। हमारे देश में जिन किसी कारणों से रिकमेंडेशंस बनाई गई हो, हमें आगे देखना चाहिए, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना चाहिए। हर एक बार हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते चले और मीडिया के द्वारा भी इतनी क्रिटिसिज्म होती है कि पूरे देश में एक नकारात्मक सोच फैल जाती है कि गवर्नमेंट गलत कर रही है। अरे गवर्नमेंट कोई व्यक्ति नहीं है, हम ही लोगों के बीच की चीज है। पॉलिसीज, आप भी अपने डिसीजंस में फॉल्टर करते हो कभी कभी, तो इन सब चीजों को हम जिसको बोलते हैं ना मीन मेक ना निकाल के हम पॉजिटिव चीजों को देखें। वैक्सीन जो अभी मिले ले लीजिए। अभी थर्ड वैक्सीन जो स्पुतनिक आई है अच्छी है, वो भी अच्छी है। कोविशील्ड सबसे ज्यादा लोगों को दिया गया, कोवैक्सीन की प्रोडक्शन कम है,
19-20 का फर्क सब में है। डॉक्टर विवेक ने पहले कहा कि आपकी एफिकेसी भले कम हो सकती है, और एफिकेसी की फाइनल डेटा फेज 3 ट्रायल के बाद अभी तक आई नहीं है, और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे अगर इसमें कुछ उलटफेर भी हो जाएगा डेटा में, जिसे हम सबसे ज्यादा इफेक्टिव मानते थे उससे ज्यादा इफेक्टिव कम डेटा वाला आ गया। तो ये डेटा की बात है, ये होने वाली है, इसलिए आप उस चक्कर में मत पड़े। जो वैक्सीन आपको गवर्नमेंट अवेलेबल करा रही है या आप जहां तक पहुंच कर पा रहे हैं, परेशानियां होंगी, ये बहुत बड़ा टास्क है, हरकुलियन टास्क है, और इसको अचीव करने के लिए जो वैक्सीन ले उसे ले लीजिए। लेकिन वैक्सीन से जो साइड इफेक्ट्स है, इसके बारे में वैक्सीन सेंटर में बताई जाती है, और नहीं बताते हैं सपोज वहां बहुत ज्यादा पेशेंट है, तो आजकल मीडिया से और इंटरनेट से सारी जानकारी मिल जा रही है। इन सब चीजों की जानकारी लेकर अगर हम साइड इफेक्ट्स है तो कैसे हमको बचना है, और वैक्सीन अगर आपने ले ली, डॉक्टर विवेक ने जैसे कहा, कुछ शेर नहीं बन गए, कभी कुछ नहीं होने वाला। वैक्सीन लेने से एक ही हुआ, आपका फियर फैक्टर थोड़ा कम होगा, फिनिश नहीं होना चाहिए। अगर फियर फैक्टर फिनिश हो गया तो फिर आप फिनिश हो गए, क्योंकि इन्फेक्शन आएंगे, आपकी सीवियरिटी कम होगी, मोर्टेलिटी डेथ रेट कम होगा, हॉस्पिटल स्टे कम हो सकता है। यह बहुत बार दिखा ये गया कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए जो वैक्सीन मिले एंकरेज करिए लोगों को ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि अभी डॉक्टर विवेक सर बता ही चुके हैं कि वैक्सीन जो है वो नए वेरिएंट्स पर असरदार है, यही हम अपनी स्लाइड में ही बता रहे हैं। इस बीच में हमारे दर्शकों के कुछ सवाल आ रहे हैं। डॉक्टर विवेक सर, मैं चाहूंगा एक सवाल लेना। शैलेश सिन्हा हमारे एक दर्शक ने पूछा है कि ये एयर पॉल्यूटेंट्स है कोविड-19, क्या ये एयर प्यूरिफायर हमें हेल्प करेगा? तो हम चाहेंगे कि नहीं, जो जितनी भी अवेलेबल रिसर्चर्स हैं, इनके हिसाब से इस तरह की कोई एयर प्यूरिफायर या ये चीजें आपको मदद नहीं करेंगी। इनफैक्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एसी एक बहुत बड़ा, एयर कंडीशनिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा वो माना गया है इसके ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि बेसिकली एयरबॉर्न डिजीज है। और अगर आप एक क्लोज्ड स्पेस में हैं, चाहे आपने वहां पे एयर प्यूरिफायर्स लगाए हैं, अगर आपकी डिस्टेंस एक पर्सन जिससे जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड है उससे आपकी डिस्टेंस 6 फीट से कम है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इनफैक्ट मैं ये पुरजोर तरीके से ये कहना चाहूंगा कि मास्क लगाना प्रोबेबली बहुत ज्यादा जरूरी है, बजाय कि किसी एयर प्यूरिफायर या किसी भी और चीजों के बारे में बात करने के। क्योंकि जब हम दो व्यक्ति मास्क लगा करके खड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं, और दोनों ने मास्क लगाया हुआ है, तो चांसेस बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को इन्फेक्शन होने का रिस्क 5% से कम हो जाता है। अगर अकेला इन्फेक्टेड पर्सन ने मास्क लगाया हुआ है और जो दूसरा स्वस्थ पर्सन है उसने मास्क नहीं लगाया है, तो ये रिस्क करीब 20 से 25% हो जाता है। और अगर दोनों ने मास्क नहीं लगाया है तो आप समझ सकते हैं कि नियरली 100% हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लगातार लगाना। और मास्क के बारे में मैं एक और चीज बहुत ही जरूरी कहना चाहूंगा। अगर आप कहीं भी देखें तो लोगों का मास्क नाक से नीचे हो जाता है, मुंह से नीचे हो जाता है, यहाँ चिन पर आ जाता है या गले में लटक जाता है। तो ये ना करें। मास्क सीधे नाक से लेकर के और आपका मुंह, ये दोनों कवर होना चाहिए और बहुत अच्छी तरह कवर होना चाहिए। और बार बार पब्लिक प्लेस पर इसको हटा करके अगर आप नाक या मुंह को छू रहे हैं तो इसकी ज्यादातर चांसेस रहेंगे कि आपने कहीं कॉन्टामिनेटेड सरफेस को टच किया हुआ है और वायरस से आप अपने आप को इन्फेक्ट कर लेंगे। तो ये मास्क सिर्फ होना इंपॉर्टेंट नहीं है, मास्क को सही तरीके से लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जी सर, ये डॉक्टर संजय सर कुछ कहना चाह रहे थे आप? डॉक्टर विवेक ने जो कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि एयर प्यूरिफायर इज वेस्टेज ऑफ मनी। क्योंकि आप बंद कमरे में आप पता नहीं किस चीज को प्यूरिफाई कर रहे हैं। उससे बढ़िया जो मैं रिकमेंड करूं कि क्रॉस वेंटिलेशन हो, आपकी जो क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में जो वायरल लोड अगर किसी ने पब्लिक प्लेस में अगर है भी, क्रॉस वेंटिलेशन अगर हो रही है तो वो आपके लिए ज्यादा सेफ है। तो अभी लिफ्ट के बदले आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। लिफ्ट में भी अगर है तो आप 4 लोग हैं तो चारों लिफ्ट की तरफ देखें, चारों एक दूसरे को फेस ना करें। ये कुछ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा मोटा गाइडलाइंस आ जाती है, लेकिन हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे सुबह से रात तक जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें क्या बारीकी से करनी चाहिए। जैसे मैंने छोटी सी बात बताई, लिफ्ट में आप दीवार को फेस करो, एक दूसरे को फेस मत करो। लिफ्ट के बटन्स बड़ी डेंजरस है, तो अपने पॉकेट में आप चाहो तो कुछ पेपर रखो, आप उसको टच कर लो, या टिश्यू पेपर रखो उसको कट कर लो।
सबके लिए संभव नहीं है, बट जो लोग लिफ्ट यूज करते हैं शायद वो लोग कर सकते हैं। मैं एक सब्जी वाले से लिफ्ट के बटन के बारे में एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ, बट जो लोग भी लिफ्ट में, अपार्टमेंट्स में वो लोग, और लिफ्ट में अगर है पब्लिक प्लेसेस में शायद कम हो पाए, बट अपार्टमेंट्स में आप तो रेगुलर क्लीन कराने की कोशिश करिए। जो जहां रहते हैं अपने आसपास के इसको ठीक करके रखने की कोशिश करिए। क्लोज्ड जो एयर कंडीशन सिस्टम है, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, शॉपिंग मॉल्स, एक ओपन एयर का शॉपिंग एरिया ज्यादा सेफ है आज के तारीख में बनस्पत की एक शॉपिंग मॉल, क्योंकि एक पेशेंट भी अगर वहां है, उसने जो फैलाई वहां पे, और वो उसी एयर कंडीशनिंग को रिपीट करता रहता है। तो कोई शॉपिंग मॉल में कोई हेपा फिल्टर या कोई ऐसे स्पेशल फिल्टर्स नहीं लगे हैं जो वायरस को प्रोटेक्ट कर देगा। तो जहां भी क्लोज्ड एरिया है, वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, फिलहाल अभी अवॉइड करें जब तक कि फ्रेश गाइडलाइंस नहीं आ जाती है, या जो पॉजिटिविटी रेट है सोसाइटी में वो काफी कम ना हो जाए, तब तक हम इसको अवॉइड करें। एयर प्यूरिफायर कोई यूज का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। आशीष जी, अभी तमाम बात इसको लेके हो रही थी, वैक्सीनेशन को लेकर एक बेसिक जो हमने जानकारी जुटाई आपके लिए कि वैक्सीनेशन के बारे में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सोर्स आपके क्या है, अपने डॉक्टर से पूछिए, वेरीफाइड सोर्स है वो, WHO की वेबसाइट है, वेरीफाइड सोर्स है, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट है, वेरीफाइड सोर्स है। आप इन जगहों से जानकारी जुटाइए। प्रामाणिक मीडिया हाउसेस जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो वेरीफाइड है। और वैक्सीनेशन आप लेने जा रहे हैं तो आपके पास जो वही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात जो डॉक्टर संजय कह रहे थे कि आपके पास मास्क होना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, आप ढीली बाह के कपड़े पहन के जाइए ताकि वैक्सीनेशन में सुविधा हो। वैक्सीनेशन सेंटर पर भी आपको जो सेफ डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना है, वहां भी आपको भीड़ भाड़ नहीं करनी है। वहां पर चूंकि बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं तो जो पब्लिक प्लेसेस की चीजों को छू रहे हैं, जैसे दरवाजों के हैंडल, सीढ़ियों की रेलिंग, इस तरह की चीजों को आप छूने से बचें। वैक्सीन लेने के बाद जो दिक्कतें हो रही हैं कि हल्का फुल्का दर्द रहता है बाह के हिस्से में जहां वैक्सीन लगती है, तो बेहद नॉर्मल चीजें हैं, वो सबको हो रही हैं। वैक्सीनेशन के दौरान मास्क पहने रहें। हाँ, हो सकता है आप तनाव महसूस कर रहे हो, वैक्सीन लगाने जा रहे हो तो आपको चिंता हो रही हो, आप लंबी लंबी सांसें लें। ये सब कुछ ऐसी प्रैक्टिस है जिनसे आप खुद को नियंत्रित रख सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, वो सबको आ रहे हैं। जैसे अभी पिछले दिनों मैंने अपने भाई और पत्नी को वैक्सीन दिलवाई, उनको हल्का फीवर आया और शरीर में दर्द रहा, जैसे ठंड लग सकती है, आपको हल्का बुखार आ सकता है। जैसे मैं बता रहा था कि जिस बाह में वैक्सीन लगी उसमें सूजन आ सकती है, लालिमा हो सकती है, जोड़ों या मांसपेशियों का दर्द हो सकता है। ये सब बिल्कुल कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। डॉक्टर विवेक सर, जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं इनको लेकर भी लोगों को डर रहता है, वो सोचते हैं कि कहीं वो कोविड का शिकार तो नहीं हो गया वैक्सीन लेने के बाद। ये भी एक तरह का मिथ है लोगों के अंदर जो ये समाज में फैला हुआ, लगातार हम लोग इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं संक्षिप्त टिप्पणी, सर हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है, हम इसको कंक्लूड करें जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही, कोई भी वैक्सीन, ये कोविड वैक्सीन को छोड़ दीजिए, बच्चों को भी वैक्सीन जो लगती हैं उसके बाद हल्का फुल्का फीवर होना या दर्द होना, सिर दर्द होना, ये बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट्स है। इसी तरह की एक और गलतफहमी है कि जिन लोगों को अगर फीवर नहीं हुआ तो इसका मतलब वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये हमारा बॉडी रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि ये वायरल वैक्सीन है। तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्स होता है कि अगर हमें बॉडी ने कैसा रिस्पॉन्स किया, और हमें हल्का फुल्का फीवर हो सकता है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जिनको फीवर नहीं हुआ है तो उन्हें वैक्सीन की इफेक्टिवनेस के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है या वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसके बारे में बिल्कुल चिंता करने जैसी जरूरत नहीं है। तो जैसा दर्शकों आपने सुना, अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो भी ठीक, नहीं होते हैं तो और भी ठीक, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो शरीर पर निर्भर करेगा कि जी सर। प्रोफेसर प्रदीप सर, इसमें एक और भ्रम फैला हुआ है कि जिसको साइड इफेक्ट नहीं हुआ उसको शायद कोविड हो चुका है, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे। तो इस पे डॉक्टर साहब जरूर बताएं, क्योंकि लोग लगता है कि जैसे अगर हमने वैक्सीन लगाई और मुझे बुखार नहीं आया, इसका मतलब मैं इन्फेक्टेड था पहले से शायद हमारे बॉडी में वो वायरस था। लोगों पर ये है, इसलिए आप इसको क्लियर कर दें। जी सर, नहीं, ऐसा किसी भी तरह के भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई रिसर्चेज या अभी तक ऐसा कोई हमारे इसकी नॉलेज हम लोगों को नहीं है कि अगर किसी को कोविड वैक्सीन लगने के बाद बुखार नहीं हुआ या दर्द नहीं हुआ तो उसे कोविड हो चुका है। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है, एक डोज लगने के बाद बुखार होता है और दूसरे डोज के बाद नहीं होता है, तो इसमें भी कोई घबराने जैसी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम आगे बढ़ते हैं।
आमतौर पर पूछे जाने वाले सवाल जो कोविड रिलेटेड हैं उन्हें हमने कंपाइल किया। जैसे लोग अक्सर पूछते हैं कि संक्रमण कैसे फैलता है, तो ये अब ऐसी मतलब ये जानकारी हम लोगों को है, लेकिन फिर भी हम एक बार रिकॉल कराते हैं आपको कि ये एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलने वाला संक्रमण है, इसीलिए इसे संक्रामक बीमारी कहा जा रहा है। ये फेफड़ों के जरिए फैलता है। जब हम आप बात करते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, तो जो सलाइवा के छोटे ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से निकलते हैं, अगर वो संक्रमित व्यक्ति से निकले हैं तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके संपर्क में आके उसे संक्रमित कर देते हैं। आसपास के वातावरण को भी वो इन्फेक्टेड करते हैं। इसीलिए आपको बार बार सलाह दी जाती है कि पब्लिक प्लेसेस पर आप मास्क पहन के जाएं, क्योंकि अगर आसपास आपके कोई संक्रमित व्यक्ति गुजरा हुआ भी है तो उसने उस वातावरण को इन्फेक्ट कर दिया है, उसके जो सलाइवा निकले हैं, तो उससे आप बच पाएंगे मास्क की मदद से। आगे बढ़ते हैं हम। अब लगातार हम लोग जो स्लाइड पर आप देख रहे हैं, पिछले करीब 50 मिनट से 40 मिनट से हम लोग इसी पर बात कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है। इस विस्तार से दोनों डॉक्टर हमारे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी और प्रोफेसर साहब ने भी हमें बताया कि वैक्सीनेशन अनिवार्य क्यों है। वैक्सीनेशन अनिवार्य इसलिए है क्योंकि सिर्फ आपकी सेफ्टी का मसला नहीं है, ये मसला पूरे समाज, पूरे देश, पूरी दुनिया की सेफ्टी का है। और कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है हम सबका वैक्सीनेटेड होना। इसलिए डॉक्टर संजय भी जो बोल रहे थे ये बात कि जो जिन लोगों से आप मिल रहे हैं उनसे भी पूछे कि भाई तूने वैक्सीन लगवाई क्या, वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई आपने, अगर नहीं लगवाई क्या आपको कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप सक्षम हैं तो जिसे दिक्कत आ रही है उन्हें मदद कीजिए, ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि ये समाज की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स अगर आपको आते हैं तो स्क्रीन पर कुछ नंबर अभी आप अपने देख पा रहे हैं। इन नंबर को चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इन नंबर के जरिए संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, या आप वैक्सीनेशन सेंटर जहां आपको वैक्सीन मिली है वहां से भी आप अपने वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन के लिए कैसे रजिस्टर करें? बेहद सामान्य सी प्रक्रिया है। कोविन वेबसाइट है, पोर्टल है, जहां आपको रजिस्ट्रेशन करके अपना स्लॉट बुक करना है। और अब तो वैक्सीनेशन सेंटर पर वॉक इन ड्राइव चल रही हैं, वहां पर भी आप जाके अपने पहचान पत्र को दिखाकर अपने लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं, उपलब्ध वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसलिए अगर आप ऐसे जगहों पर हैं, सुदूर इलाकों में हैं, जहां आपको नेटवर्क अच्छा नहीं है, मोबाइल पर आपके नेट नहीं चल रहा है, या आप किसी कारणवश ऑनलाइन स्लॉट नहीं बुक कर पा रहे हैं, तो अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं और वहां आपको उपलब्धता के आधार पर वैक्सीन लगा दी जाएगी। हम प्रोफेसर साहब के पास एक बार वापस लौटना चाहेंगे। सर, एक बेहद हम, चूंकि हम लोग भी मीडिया से जुड़े हुए हैं और पब्लिक से डिस्कोर्स से अवेयर रहते हैं और जानते हैं लोगों के सवाल। एक सवाल आ रहा है सर, यूथ थोड़ा सा इसको लेके, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो बड़ा पैनिक की सिचुएशन में है। एक साल गुजर गए, वो यूनिवर्सिटीज नहीं खुल रही हैं, वो यूनिवर्सिटी का एक अपना एटमॉस्फेयर होता है। तो सर ऐसे समस्या को आप लोग कैसे डील कर रहे हैं? देखिए, बहुत ही बदतर स्थिति है इस मामले में। कह सकता हूँ 2 बैच निकल गए आईआईटीज में, एनआईटीज में, मेडिकल कॉलेजेस में तो अलाउड है, लेकिन इंजीनियरिंग टेक्निकल एजुकेशन में तो हमने देखा 2 बैच निकल गए। बच्चों ने अपने स्कूल, अपने इंस्टीट्यूशन की शक्ल नहीं देखी। वो मोटिवेशनल लेवल बहुत ज्यादा नीचे गिरा दे रहा है। और जो ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग में जो भी हम ट्राई कर रहे हैं, अब देखिए झारखंड जैसी जगह में जहां पर हमारे बच्चों की बात करिए तो सुदूर गांव में रह रहे हैं, तो उनके पास तो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना बढ़िया नहीं है, इंटरनेट की उतनी बढ़िया पहुंच नहीं है। तो आप जो बेहतर प्रबंधन के साथ उनको पढ़ाने की बात करते हैं वो बेमानी हो जाता है। मैंने तो आईआईटी सिस्टम में भी देखा है कि जो वर्चुअल लेबोरेटरीज है, वर्चुअल एक्सकर्शंस है, वर्चुअल इंडस्ट्रियल टूर है, वो सब इतने प्राइमरी स्टेज पे है कि आईआईटी बॉम्बे में या कहीं पर थोड़ी बहुत काम हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा चैलेंज इस समय है कि शिक्षा के स्तर को बना के रखना, बच्चों के मानसिक संतुलन को बना के रखना, अपने शिक्षकों को कि एक अच्छे माइंड फ्रेम में बना के रखना बहुत ही कठिन परिस्थिति है। तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए और कहीं 18 साल के नीचे बच्चों का अगर वैक्सीनेशन कुछ आ जाता तो हम लोग विद्यालय शुरू करते, स्कूल शुरू करते, क्योंकि ये सबसे बुरी व्यवस्था है। कहीं ना कहीं प्रायोरिटी में एडुकेशन नीचे जा रहा है। मैं नहीं जानता क्या ऐसा रीजन है, क्योंकि सारी चीजें खुल जाती हैं, एडुकेशन एकदम नहीं खुलता। आप 50%, 25% क्लासेस भी अगर खुलते तो कम से कम जो आसपास के रहने वाले बच्चे कम से कम बैचेज में स्कूल आवे, बैचेज में कुछ एक्सपेरिमेंट करें। तो कुछ सरकार को भी इसमें ज्यादा ध्यान देना होगा
और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बात करना। मैंने तो अपना व्हाट्सएप हर बच्चे को मैं एड्रेस करता हूँ। कोई बच्चा किसी कोने में झारखंड की बैठा है, वो मुझे कभी भी रात के दिन में कोई भी व्हाट्सएप करके किसी समस्या पर बात कर सकता है। उसकी समस्या का हम समाधान कर रहे हैं। लेकिन ये सब वही है कि एक जलते तवे पर एक बूंद आप पानी गिरा दीजिए, वही काम कर रहा है। हम स्थिति को नहीं कह सकते कि बहुत बढ़िया एड्रेस कर रहे हैं, कम से कम एजुकेशन सेक्टर में, और वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज तो लगभग नील हो गया है। तो भगवान करें हम जल्दी ये लड़ाई जीतें और फिर से हमारा कैंपस गुलजार हो, मैं तो यही कहूंगा। थैंक यू। सर, हम भी उम्मीद करेंगे कि कैंपस गुलजार हो। हम समझ सकते हैं उस छात्रों को, उस पीड़ा को, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी की लाइफ को एंजॉय किया है और अपना कैंपस का अपना लाइफ होता है। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि ये जल्दी खत्म हो। कोविड-19 की दूसरी लहर से अभी हम लोग लगातार जूझ रहे, तो अभी भी केसेस इतनी संख्या में आ रहे हैं, उसी के बारे में आपको बताया जा रहा है कि असल में वायरस का जो म्यूटेशन है, डॉक्टर साहब लोगों ने भी बताया, ये वायरस समय के साथ खुद को अनुकूलित कर रहा होता है। तो तब आप लगातार तमाम वेरिएंट के बारे में सुन रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट है, तो ये अनुकूलित कर रहा है और खुद को मजबूत भी बना रहा है। पिछला जो हमने म्यूटेशन देखा वो उसमें लोगों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि वायरस का जो की ताकत थी वो बढ़कर सामने आई थी। तो तीसरी लहर के बारे में तमाम आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, कुछ कह रहे हैं कि आएंगी या नहीं आएंगी। तो इसलिए वायरस के म्यूटेशन को ध्यान में रखते हुए हमें खुद से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये म्यूटेंट वायरस खतरनाक साबित हो रहा है, ऐसा हमें हमारा अनुभव अभी तक का बता रहा है। मीडिया साक्षरता अभियान